Hello students, myself Aftab Alam, the Director of Career Vision and the Ex-Faculty of Technical University MBA Department. I have given a first lectures on the overview of what is MBA and the business management, and after that give a lectures on financial management. पिछले लेक्चर में आपको बताया था सब ओवरव्यू दिया हुआ था आपको कि व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट क्या है पर्टिकुलर फॉर दी एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बताया था कि इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज द चैलेंजिंग कोर्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इफ यू डिसाइड टू डू एमबीए। सो उसके लिए मैंने आपको पूरा आपका ब्रीफ डिस्कशन दिया था। उसके बाद जो हमारे मेन लेक्चर्स हमारे जो आएंगे वो आएंगे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हमारा मेन लेक्चर्स होंगे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, इस पर कि हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमारा ये भी उसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। सो ये हमारे लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर्स में हमारे जो टॉपिक डिस्कस हुए थे। नाउ टुडे इज माय सेकंड लेक्चर्स, आई एम गोइंग टू गिव अ सेकंड लेक्चर ऑन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सारी चीज़ें जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दी थी वो सारी चीज़ों का जो बेस मैंने बताया था कहीं ना कहीं वो आप उसमें कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हमारा सेकंड आता है कि एक तो ये था कि हमारा ओवरव्यू दिया था फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, सारी चीज़ें वो फंक्शंस को क्या क्या वर्क होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस। ये हमारी एक डेफिनेशंस भी थी, एक थोड़ा ओवरव्यू था। अब हमें आपको डीपली इसमें बताएंगे कि फाइनेंशियल फंक्शंस के तीन फंक्शंस होते हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड फंक्शन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नाउ द थर्ड फंक्शन इज डिविडेंड डिसीजन। These are three decisions, these are three functions of financial management, these are three functions of financial management। अब आता है हमारा फाइनेंसिंग, फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन ये सारी चीजें आपकी कंसर्न होंगी उसी डेफिनेशन से जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताई थी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने आपको ये बताया था कि फाइनेंसिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम फंड को रेज करेंगे, पहले उसमें फंड हमारी रेजिंग होगी, फंड से फाइनेंसिंग में हमारा फंड रेज किया जाएगा। तो फंड रेज करने के लिए हमने आपको बताए थे कि जो फंड मार्केट से फंड रेज करती है उसके लिए हमारे पास क्या डिसीजंस होते हैं, दैट इज इशू ऑफ द शेयर्स एंड उसके बाद बोरोड कैपिटल। तो इसमें हमने बताया था टेक लोन फ्रॉम अ बैंक एंड टेक लोन फ्रॉम अ एफआई फाइनेंशियल एफआई इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके पास हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, नंबर वन इसको हम कहेंगे बोरोड फंड। पहले आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड और सेकेंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स फंड हमारा क्या, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा क्या होगा, ये शेयर कैपिटल होगी, ये हमारा शेयर होल्डर से आएगा शेयर होल्डर्स फंड में, ये हमारा शेयर कैपिटल कहलाएगी, ये हमारी इशू ऑफ शेयर्स। सेकेंड हमारा टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। तो हमारा ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है इसलिए हमारी दो बेस पर है कि हमने आपको बताया था कि दूसरी कंडीशन डिस्कस किए थे कि हमारे शेयर होल्डर्स फंड इशू ऑफ द शेयर्स और टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स एफआईज। तो जो हम लोन बैंक से लोन लेंगे, टेक लोन फ्रॉम अ बैंक और एफआईज, और एफआई से जो हम लोन लेंगे ऑब्लिक एफआईज कर लीजिए, और एफआई इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआई से अगर हम लोन लेंगे तो ये हमारा कहलाता है बोरोड फंड्स। और इस शेयर होल्डर फंड में क्या, जस्ट इशू ऑफ द शेयर्स, पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स इशू, कंपनी अपने शेयर इशू करेगी
और शेयर इशू करने का जो पब्लिक परचेज करेगी शेयर्स, तो वो उसके हिसाब से आपका फंड मार्केट को अरेंज हो जाएगा, कंपनी को अरेंज हो जाएगा, मार्केट से फंड रेज करके कंपनी को फंड अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब हमको क्या है कि ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसमें हमको ये देखना होगा कि जो हमारा बोरोड फंड है वो हमारी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस कंपनी के पास आएगी। ये हमारा जो बैंक से हमारा लोन रेज करा है हमने, उसमें क्या है कि हमको कंपनी बैंक का जो कैपिटल अमाउंट है, मेन अमाउंट है, वो रिटर्न करना है, प्लस इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो डिसीजन होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये देखना होगा कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसमें हमको कितना बोरोड फंड लेना है, कितना शेयर होल्डर से फंड रेज करना है, दैट इज अ डिसीजन। क्योंकि इसमें दो चीजें डिसाइड होती हैं, जो हमारा कैपिटल बोरोड फंड होता है बैंक का, वो हमारे ऊपर ज्यादा बर्डनेबल होता है। अगर हमने टाइम पर बैंक की ईएमआई फंड नहीं उठाया प्लस इंटरेस्ट के साथ, तो इसके में हमारा डाउट क्या होता है कि फर्म इंसॉल्वेंसी में आ जाती है, दिवालिया हो जाती है फर्म में, और वो बैंक का लोन कहीं पर भी हमारा माफ नहीं है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो कंपनी हैज टू पे द लोन एट एनी कॉस्ट। आपकी बिजनेस चले ना चले, आपका प्रोडक्ट सेल हो ना हो, लेकिन कंपनी को बैंक को फंड लौटाना है प्लस ईएमआई के साथ, उसका जो कैपिटल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट के साथ फंड को सेंड करना है, मतलब फंड को रिटर्न करना है टू दी बैंक। तो यहाँ ये एक डिसीजन आ जाता है कि हमको ये चीज सोच कर रहना कितना फंड हम तो बैंक से रेज करें, कितना फंड शेयर होल्डर से लें। अब आती है सेकंड पॉइंट, इश्यू ऑफ दी शेयर्स। ये हमारा थोड़ा सा रिलैक्सेबल फंड होता है शेयर होल्डर्स के लिए, कि जो हमारी कंपनी इशू करती है, पहले हमारी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। तो जब पब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स लेती है तो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद ये हमारा एक ऐसा देना होती है या नहीं, लेकिन ये हमारा कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि जिसके बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास फंड को लेके जब लगाएंगे तो उनको डिविडेंड देना है। वो हमारी मर्जी पर होता है कि कितना डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को दें और कितना डिविडेंड हमको कंपनी में इन्वेस्ट भी करना है। इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। जो शेयर होल्डर्स फंड है वो हमारे रिलैक्सेबल फंड है, और हमारा जो बोरोड फंड है वो हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। फाइनेंसिंग रिस्क से बोरोड फंड में ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है कंपैरेटिवली टू हमारी शेयर होल्डर्स फंड में। तो हमको ये डिसाइड करना होता है फाइनेंशियल मैनेजर को, या फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि इसमें हमारा क्या रेशियो फंड से हम रेज करें जिससे कि कंपनी उसको पे कर सके, कितना हमको बोरोड, इसका हमारा रेशियो डिसाइड होगा। क्योंकि बोरोड फंड जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क में ज्यादा है कंपैरेटिवली टू शेयर होल्डर्स फंड में। जब शेयर होल्डर्स का फंड आता है उसमें कंपनी जब टोटल अर्निंग आती है, कंपनी इज टू बी डिसाइडेड कि हमें हाउ मच अमाउंट वी शुड गिव शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स, और हाउ मच अमाउंट वी शुड रीइन्वेस्टेड इन अ कंपनी। हम जो टोटल अर्निंग आई है वो कंपनी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट का हम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, हम जो अर्निंग आती है वो अर्निंग को हम लोग आफ्टर टैक्स पे करने के बाद टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करती है कंपनी, और कैलकुलेट करने के बाद ये डिसाइड करती है हमको बैंक का लोन भी जाना है, बोरोड फंड में भी देना है, और शेयर होल्डर्स का कितना हमको डिविडेंड देना है। इसमें कंपनी का हमारा अपना डिसीजन होता है। लेकिन बोरोड फंड जो होता है वो बोरोड फंड में हमें कंपनी को जो बैंक की हमारी ईएमआई है और जितना इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। इसलिए यहाँ पर ये फाइनेंशियल डिसीजन में ये आपको देखना पड़ेगा कि हमको कितना फंड मार्केट से कितना रेस करना है, कितने परसेंटेज में रेस करना है, और इनको प्रॉफिट आउट को अडॉप्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है कि एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है कंपनी। अब फाइनेंशियल मैनेजर क्या करते हैं कि दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है जिससे कि हमारी प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड की कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए कि जिससे कंपनी का एक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, कम से कम हमारा बोरोड फंड और शेयर मार्केट से फंड रेज हो जाए, जिससे कि दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, इसका पर्टिकुलर टॉपिक आएगा आगे, फाइनेंशियल लीवरेज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन दोनों के बीच में हमारा शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड्स के बीच में एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, जिस कॉम्बिनेशन को कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। हर कंपनी फर्म ये अडॉप्ट करती है, इस हिसाब से अडॉप्ट करती है कि हम इसको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लाएं, दैट इज आपका ये इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम आपका दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ फंड की फाइनेंसिंग होती है, फिर उसके बाद हम उसको कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी फाइनेंशियल डिसीजन में हमको ये देखना होता है शेयर होल्डर्स फंड को कितना रेज करना है, क्या परसेंटेज है, और बोरोड फंड्स में को हमको क्या लेना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रेज करके फिर हम उसको सेकंड आ जाता है।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां पर पैसा अरेंज हो गया, फंड रेज कर लिया आपने, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सेकंड पार्ट में हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सेकंड फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी हमको दो पार्ट में देखना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमको एक तो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स और दूसरी होती है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन लिया है, जो फंड मार्केट से हमने रेज किया है, वो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे सामने दो पोजीशंस हैं। सबसे पहले चीज तो ये दो कंडीशंस हैं। हमको दो एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। एक तो हमको करना है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये कैसे माना कोई बिल्डिंग परचेज करना, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, फाइनली हम कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, तो ये इस टाइम लैंड पर मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं। ये चीजें कम फिक्स्ड एसेट्स में कंपनी डिसाइड मैनेजर को डिसाइड करना है कि इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है, वो फिक्स्ड एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे कि आपकी परचेजिंग मशीनरी है, बिल्डिंग है, जो फिक्सली हमारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, तो उससे हमारा कितना रिटर्न आएगा आपके पास। तो वो कभी कभी क्या होता है, जैसे कंपनी हमारा लैंड परचेज करने जा रही है या कोई पर्टिकुलर मशीनरी परचेज करने जा रही है, तो पहले ये देखेगी क्या हमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देना है या हम उसको रेंट पर ले सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं मशीनरी को अभी स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखना होता है, क्योंकि ये अमाउंट जो हमने रेज किया है, ये हमारे अमाउंट में अगर फिक्स्ड में होगा तो यहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारी पर डे फिक्स्ड अमाउंट उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर लैंड परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली या प्रोडक्शन कोई मटेरियल भी हमने परचेज कर लिया, दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। तो इसमें ये डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट, कितने परसेंटेज का अमाउंट हमारा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होगा। इसका एक परसेंटेज से डिसाइड किया जाएगा कि कितना अमाउंट हमारा फिक्स्ड एसेट्स में होगा और कितना अमाउंट हमारा करंट एसेट्स में होगा। अब करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स मींस कि वर्किंग कैपिटल, जो पैसा मार्केट में रोटेशनल वे में रहता है, दैट इज करंट एसेट्स। ये हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। वर्किंग कैपिटल हमको कितना फिक्स्ड एसेट में, जो पैसा यहां से रेज किया है, वो पैसे को कितना हमको फिक्स्ड एसेट्स में आपको खर्च करना है, मतलब फिक्स्ड, और कितने और बाकी के पैसे को आपको कंपनी के रनिंग के लिए वो हमको करंट एसेट्स की फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कंपनी इज टू मेंटेन अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि हमको वो पैसा जो रोटेशनल वे में रहेगा हमारा, वो पैसे को कितना रखना और कितना पैसा हमारा फिक्स्ड एसेट्स में लगाना, दैट इज कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डिसाइड मैनेजर कि हमने जो फंड रेज किया है, फाइनेंसिंग की है, वो पैसा जो हमारा मार्केट से आया है, उसमें हमारा क्या रेशियो है, उस हिसाब से जो हमने आपको फाइनेंशियल बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा आपका डिसीजन कि यहाँ से हमारा इतना रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिटर्न तभी आएगा आपका जब उसमें सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, वहां का हमारा प्रोडक्शन से आएगा। और हमारी करंट एसेट्स में जो हमारी वर्किंग कैपिटल आ रही है, लिक्विडिटी पोजीशन होती है, वो हमारी करंट एसेट से लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन रहे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम रिटर्न आए, जिससे कि हम शेयर होल्डर्स को पे कर सकें, और उसके बाद हमारा बैंक की जो बोरोड फंड बैंक से लिया है, वो बैंक को भी हम टाइम से पे कर सकें। उसके बाद हमारे फर्म में भी इतना है, हमारे फर्म में भी इतनी प्रॉफिट आने लगे, जो हम उसको रीइन्वेस्ट करने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए हम उसको रख सकें। नाउ थर्ड, इसका हमारी डिटेल जो भी आपको है हमारे उसमें नाउ दी डिविडेंड डिसीजंस। अब हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस में हमको क्या करना होता है? डिविडेंड डिसीजन जो है, इसमें आज जो हमारी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब जो हमारा टोटल प्रॉफिट कंपनी की आई है, कंपनी ने फिर पैसा उठा लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जो हमारी प्रॉफिट आई, उस प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स के बाद हम ये कंपनी को फाइनेंशियल मैनेजर देखता है कि आफ्टर टैक्स के बाद हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितनी अवेलेबल है।
तो वो प्रॉफिट को सबसे पहले वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिसीजन किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हमें डिविडेंड की फॉर्म में कितना रखना है, कब बैंक का हमारा जो बोरोड फंड है उसको हमको किस फॉर्म में रिटर्न करना है, और रिटर्न कितना जा रहा है, सॉरी कितना रिटर्न जा रहा है उसमें बोरोड फंड की फॉर्म में। उसके बाद आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी हमारी बैंक कंपनी में कितना बच रहा है। तो ये डिविडेंड डिसीजन कंपनी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस होते हैं। इसमें हमारा थोड़ी यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमको डिसीजन लेना है, बैंक का फंड हम नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम इतना अमाउंट डिविडेंड का कितना अमाउंट हम उसको अलॉट करें जिसको कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करके डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को हम दे सकें। तो यहाँ जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है उसको लिए डिविडेंड डिसीजन लेना होता है कि हमारी सारी ऑब्लिगेशंस निकालने के बाद, टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचती है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ उसका डिविडेंड के लिए हम डिसाइड करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करने के बाद उसको नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट करके डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है कि पर शेयर डिविडेंड हमारा कितना आ रहा है। उस डिविडेंड के हिसाब से उसके हिसाब से हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं मैक्सिमम उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए उनको डिविडेंड पे कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे शेयर होल्डर भी सेटिस्फाई हो कि अगर उन्होंने किसी कंपनी का हमारा शेयर परचेज किया है तो वो शेयर्स परचेज के बाद उनको उतनी अर्निंग मिले जिससे उनके शेयर होल्डर जितने बड़े फर्म ये चाहती है कि मैक्सिमम अमाउंट उनको डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाए। अगर हमारे कम अमाउंट हम लोग डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर देंगे तो हमारे शेयर होल्डर डिक्रीज होंगे। तो कंपनी चाहेगी कि अगर हम मैक्सिमम अमाउंट हम डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दें, क्योंकि शेयर होल्डर फंड हमारा सबसे बढ़िया फंड हमारी फर्म के लिए होता है। जितने ज्यादा शेयर कंपनी ये चाहती है कि हमारी मैक्सिमम जो बेसिक कंपनी की रिक्वायरमेंट है जो फाइनेंशियल डिसीजन के थ्रू की है वो हमारी 80-70% रिक्वायरमेंट हमारी शेयर होल्डर फंड से फुलफिल हो। जब वो नहीं होती तभी कंपनी अपने बोरोड फंड के लिए जाती है, बैंक से लोन लेने के लिए जाती है, एडवाइस के लिए जाती है। तो ये सारी चीजें के हिसाब से तो ये देखना होता है कि मैक्सिमम अमाउंट हमारे शेयर होल्डर्स के लिए जाए। तो उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या ढंग से होना चाहिए, कितना फिक्स्ड एसेट्स में, कितना करंट एसेट्स में डिसीजन है। उसके बाद हमारा डिविडेंड डिसीजन नहीं होता है कि टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद उसको निकाला जाता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारा डिविडेंड की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है और हमारे शेयर होल्डर्स को उसको पे कर दिया जाता है। ये हमारे दीज आर दी 3 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको हमारा जो इसके बाद हमारे आप वेबसाइट पर हमारी विजिट कीजिए और उसके बाद हमारा एक पर्टिकुलर कोर्स तैयार हो रहा है जो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्टिकुलर एमडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लिंक आप परचेज करके आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और इसके हिसाब से हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप हमारी डायरेक्ट लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर, सेकंड लेक्चर था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू।